Hello students, I am Monica. Today I am going to teach you about statistical mechanics chapter 2 kinetic theory of gases and molecular collision. ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे इन ए गैसीय सिस्टम. ठीक है, कि कोई भी गैसीय सिस्टम है उसमें किस टाइप से आपकी मॉलिक्यूल्स की स्पीड एंड वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, और सम अदर प्रॉब्लम लाइक मीन फ्री पाथ ट्रांसपोर्ट फिनोमिना को भी हम स्टडी करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो हम फार्मूलाज यूज करेंगे, बेसिक फार्मूलाज जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है वो हम एक यूज करेंगे. उसकी आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी v की पावर n e की पावर माइनस बी वी स्केयर डी वी, जो यहाँ शो हो रहा है. ठीक है, इस इंटीग्रेशन का हम यूज करेंगे बहुत बार, तो ये आपको थोड़ा माइंड में रखना है. इसकी वैल्यू क्या होती है? गामा ऑफ n+1/2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी की पावर n+1/2. ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर रखे हैं I0, I1, I2, I3, I4, I5. ठीक है, इनमें सिर्फ क्या चेंज है? n की वैल्यू चेंज है. पहले में n 0 है, सेकंड में n 1 है, थर्ड में ठीक है 2 है. तो इस टाइप से आप यहाँ पे इस एक इंटीग्रेशन वैल्यू को याद रख के आप इन सब की वैल्यू निकाल सकते हो. ठीक है, सम बेसिक टर्म्स भी हैं यहाँ पे, जैसे गामा ऑफ n क्या होता है? n-1 गामा ऑफ n-1. गामा ऑफ 1/2 क्या होता है? √पाई. गामा ऑफ n, अगर n की वैल्यू फ्रैक्शनल में नहीं है, जैसे n है 1 2 3 4, तो उसके लिए हम सीधा क्या रख सकते हैं? n-1 फैक्टोरियल. ठीक है, अगर आपकी वैल्यू है फ्रैक्शनल, जैसे गामा ऑफ 3/2 है, तो उसके लिए हम n-1 फैक्टोरियल का यूज नहीं कर सकते. उसके लिए हम क्या करेंगे? गामा ऑफ 3/2 किसके इक्वल हो जाएगा? ये फॉर्मूला यूज करेंगे n-1 गामा ऑफ n-1. ठीक है, और तब तक माइनस करते रहेंगे जब तक क्या हो जाए? गामा ऑफ 1/2 ना आ जाए. ठीक है, मैथमेटिक्स में आप पहले ये स्टडी कर भी चुके होंगे. नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका फर्स्ट यहाँ पे, वो है फेज स्पेस. फेज स्पेस क्या होता है आपका? ठीक है, मान लो मैं कोई भी सिस्टम कंसीडर करती हूँ, उसमें n पार्टिकल हैं, वॉल्यूम है उसका v. अगर आपका सिस्टम है वो स्टैटिक है, ठीक है, स्टैटिस्टिक है, तो वहाँ पे जो ऑल पार्टिकल हैं वो क्या होंगे? फिक्स पोजीशन होंगी उनकी, तो वॉल्यूम के अंदर. ठीक है, तो किसी भी पार्टिकल की लोकेशन का पता करने के लिए हमें क्या चाहिएगा? सिर्फ उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि अगर पोजीशन फिक्स है तो सिर्फ हमें क्या चाहिए उसके नॉलेज के लिए? 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, 3 सिस्टम है तो. ठीक है, तो अगर n पार्टिकल हैं तो उसको स्टडी करने के लिए हमें सिर्फ 3n कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी स्टैटिक सिस्टम के लिए. तो आपका जो स्टैटिक सिस्टम है 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो उसमें जो भी पार्टिकल है उसको कम्प्लीटली उसको इन्फॉर्मेशन को डिटरमाइन करने के लिए हमें 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? पोजीशन स्पेस. ठीक है, तो कोई भी स्टैटिस्टिक सिस्टम है 3 डायमेंशनल स्पेस में, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए हमें पोजीशन स्पेस की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, और ये क्या है? 3 डायमेंशनल स्पेस है. लेकिन अगर आपका मोस्ट ऑफ सिस्टम इन नेचर वो डायनमिक है. ठीक है, अगर आपका सिस्टम है वो डायनमिक है, तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे हम क्या करेंगे? पार्टिकल क्या करते रहते? मूव करते रहते हैं डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ. ठीक है, तो सिर्फ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के बिहाफ पे तो हम नहीं उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता सकते सिस्टम की. तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के साथ हम क्या करते हैं? 3 वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स को भी ऐड कर लेते हैं. जैसे एक्स वाई 3 डायरेक्शन में है, तो वी एक्स वी वाई वी जेड 3 वेलोसिटी कोऑर्डिनेट हो गए. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी स्पेस. जो पोजीशन कोऑर्डिनेट को बताता है उसको पोजीशन स्पेस, जो वेलोसिटी को बताता है उसको वेलोसिटी स्पेस बोलते हैं. अगर दोनों की कॉम्बिनेशन करें, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फेज स्पेस. तो फेज स्पेस कितने डायमेंशन हो गया? 6 डायमेंशनल. 3 डायमेंशनल पोजीशन स्पेस, 3 डायमेंशनल वेलोसिटी स्पेस. ठीक है, तो इसलिए कोई भी पार्टिकल है फेज स्पेस में, उसको कम्प्लीटली स्पेसिफाइड करने के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है? 6. एक्स वाई जेड वी एक्स वी वाई वी जेड. ठीक है, तो जो फेज स्पेस का कॉन्सेप्ट है किसी भी डायनेमिक सिस्टम के लिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो किसी भी डायनेमिक सिस्टम को स्टडी करने के लिए हमें फेज स्पेस को स्टडी करना पड़ता है. ठीक है, तो जो गैसीय सिस्टम है उसमें तो मॉलिक्यूल क्या करते हैं?
मूव करते रहते, इट मीन्स वो क्या है, डायनेमिक सिस्टम है। तो उसके लिए हम किसको स्टडी करेंगे, फेज स्पेस को स्टडी करेंगे। तो अब क्या है, आपका फेज स्पेस है, उसको हम क्या करते हैं, सेल्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो क्या है, डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू सेल्स। ठीक है, कि सेल्स में हम कैसे डिवाइड करेंगे। मान लो आपके पास क्या है, कोई भी डायनेमिक सिस्टम है, ठीक है, उसमें n पार्टिकल्स हैं, उसका वॉल्यूम क्या है, v है। ठीक है, पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है उनके, x y z है, वो वॉल्यूम v को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, इन द सेम वे अगर आपके वी एक्स वी वाई वी जेड हैं n पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो भी वॉल्यूम v को डिफाइन करेंगे इन वेलोसिटी स्पेस। ठीक है, और तो इन दोनों वॉल्यूम की जो प्रोडक्ट होगी, ठीक है, वो क्या होगा, वॉल्यूम अवेलेबल इन फेज स्पेस। ठीक है, तो जो टोटल वॉल्यूम होगा आपका फेज स्पेस में, वो किसकी प्रोडक्ट होगी, पोजीशन स्पेस का जो वॉल्यूम है और जो वेलोसिटी स्पेस का जो वॉल्यूम है। ठीक है, तो अगर आपको क्या करना है, वॉल्यूम हो किसी भी एलिमेंट का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, फेज स्पेस में, तो कैसे निकालेंगे, उस एलिमेंट का वॉल्यूम हम किस में निकालेंगे, पोजीशन स्पेस में, और साथ में किस में निकालेंगे, वेलोसिटी स्पेस में। मैं कोई भी आपका फेज स्पेस लिया, मैंने उसको क्या किया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे सेल्स में, जो इक्वल वॉल्यूम के सेल्स हैं उसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड करने के लिए जो भी आपका सेल है उसका क्या मानेंगे हम, कोई भी पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, मान लो उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट लाई कर रहे हैं एक्स से एक्स प्लस डी एक्स, वाई से वाई प्लस डी वाई, और जेड से जेड प्लस डी जेड, और वेलोसिटी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वी एक्स से वी एक्स प्लस डी एक्स, वी वाई से वी वाई प्लस डी वी वाई, और वी जेड से वी जेड प्लस डी वी जेड। तो जो आपने वो छोटा सा सेल लिया है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट कहाँ से, एक्स से एक्स प्लस डी एक्स, इट मीन्स उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, डी एक्स डी वाई डी जेड। टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा पोजीशन में, डी एक्स डी वाई डी जेड, और वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड। तो वो छोटा सा जो एलिमेंट है या सेल है फेज स्पेस में, उसका आपका टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड। ठीक है, इस टाइप से हम सेल्स को स्टडी करेंगे फेज स्पेस में। नेक्स्ट है माइक्रोस्टेट्स एंड मैक्रोस्टेट्स। ठीक है, फेज स्पेस में हम माइक्रोस्टेट्स और मैक्रोस्टेट्स को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, कोई भी आपका फेज स्पेस है, मान लो मैंने उसको डिवाइड कर दिया बहुत सारे सेल्स में, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो माइक्रोस्टेट्स कैसे डिफाइन करेंगे, जो आपके 6 कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड डी वी एक्स वी वाई वी जेड। ठीक है, वो क्या डिफाइन करेंगे, आपकी माइक्रोस्टेट्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, और मैक्रोस्टेट को क्या डिफाइन करेंगे, कि जो कितने मॉलिक्यूल हैं एक सेल के अंदर, जैसे N1 मॉलिक्यूल फर्स्ट सेल में है, N2 सेकंड में है, एंड सो ऑन। तो वो किसको डिफाइन करेंगे, मैक्रोस्टेट्स को। ठीक है, तो माइक्रोस्टेट्स किससे डिफाइन होंगी, कोऑर्डिनेट से, 6 कोऑर्डिनेट से ईच मॉलिक्यूल के। ठीक है, और मैक्रोस्टेट्स की कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं एक सेल के अंदर। नेक्स्ट है आपका पोस्टुलेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के पोस्टुलेट क्या हैं, कि जो फर्स्ट है जो हम यूज करते हैं, ईच गैस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल विच आर इन स्टेट ऑफ मोशन एंड बिहेव लाइक इलास्टिक स्फीयर्स। ठीक है, जो भी आपके मॉलिक्यूल्स होंगे वो मोशन में होंगे और कैसे बिहेव करेंगे, इलास्टिक स्फीयर्स की तरह। जो ऑल सेल होंगे फेज स्पेस में वो क्या होंगे, इक्वल साइज के होंगे। नेक्स्ट है जो ऑल माइक्रोस्टेट हैं कोरस्पॉन्डिंग मैक्रोस्टेट टू ए मैक्रोस्टेट इक्वली प्रोबेबल होंगी, पहले पढ़ा है हमने। जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो कौन सी स्टेट होगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाली स्टेट होगी। जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं पूरे सिस्टम के वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, और जो टोटल एनर्जी है वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, ये जो पोस्टुलेट हैं हम आगे यूज करेंगे। नेक्स्ट जो है टॉपिक है मैक्सवेल बोल्टाजमैन लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का जो लॉ दिया था मैक्सवेल बोल्टाजमैन ने, वो क्या है। ठीक है, मान लो हम एक आइडियल गैस को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, और वॉल्यूम क्या है उसका V है। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल हैं N। तो जो पार्टिकल्स हैं गैस है तो वो क्या करें, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, अगर मूव कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वॉल से टकराएंगे। ठीक है,
तो वॉल से टकराएंगे, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है, उनके पास मोमेंटम भी है, एनर्जी है, तो ठीक है, तो ड्यू टू कोलिजन क्या होगा, मोमेंटम और एनर्जी है जो पार्टिकल्स की, वो क्या होएगी, चेंजेज होएगी, चेंज होती रहेगी आपकी, ठीक है। अगर थर्मली आइसोलेटेड है वो सिस्टम, तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी सराउंडिंग के साथ तो नहीं होगा, पर वो वॉल्स के साथ या दूसरे पार्टिकल्स के साथ तो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी एक्सचेंज करेंगे। तो टोटल एनर्जी तो क्या रहेगी मॉलिक्यूल्स की, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो अगर हम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सिस्टम को आप इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मानते हो, ठीक है, तो कौन सी स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट को हम क्या मानते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट मानते हैं, ठीक है। तो लेट द गैस मॉलिक्यूल मूविंग इन डायरेक्शन विद काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मान लो जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके एन मॉलिक्यूल्स, वो कैसे मूव कर रहे हैं, उनकी एनर्जी कहाँ से कहाँ तक है, 0 to UK तक है, ठीक है। तो आपकी जो एनर्जी है, मैं होल एनर्जी को मैं इंटरवल में डिवाइड कर देती हूँ कि 1 2 3 से लेके K तक, मतलब कुछ पार्टिकल्स हैं N1, उनकी एनर्जी U1 है, N2 की U2 है, N3 की U3 है, NK की क्या है, UK एनर्जी, ठीक है। सारे पार्टिकल्स की एनर्जी तो सेम नहीं होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी, तो मैं इंटरवल में डिवाइड कर देती हूँ कि N1 ऐसे पार्टिकल है जिनकी एनर्जी U1 है, N2 ऐसे जिनकी क्या है U2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एनर्जी इंटरवल बन जाएंगे, मान लो K एनर्जी इंटरवल्स हैं, ठीक है। तो दिस अरेंजमेंट ऑफ K एनर्जी इंटरवल इज नोन एन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। और जो इन द इक्विलिब्रियम स्टेट होगी, जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, एक्चुअल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे यहाँ पे तो, क्योंकि K एनर्जी इंटरवल है, पर जो आपका इक्विलिब्रियम स्टेट है वो कौन सी होगी, जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वही क्या होगी, आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट होगी, ठीक है। मान लो मैं इक्विलिब्रियम स्टेट मानती हूँ, N1 N2 N3 Nk क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, कितने इंटरवल में है, 1 2 3 से लेके K तक, उनकी एनर्जी क्या है, N1 की U1, N2 की U2, N3 की U3, ठीक है, Nk की UK। G1 G2 Gk क्या है कि उस इंटरवल में कितने सेल्स हैं आपके, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ith सेल हैं, जो वोल्टाजमैन ने दिए थे, वो किसके इक्वल होंगे, Ni इज इक्वल टू Gi e की पावर माइनस अल्फ़ा e की पावर माइनस बीटा UI, ठीक है। जो ये इक्वेशन थी ये मैक्सवेल ने दी थी, और इसका क्या नाम है, मैक्सवेल बोल्टाजमैन लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जो आपके मैक्सवेल बोल्टाजमैन ने जो रिलेशन दी थी कि कैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो सेल्स में डिवाइड होंगे, उनकी वैल्यू कितनी होगी, Ni इज इक्वल टू Gi e की पावर माइनस अल्फ़ा e की पावर माइनस बीटा UI, ठीक है। तो मैक्सवेल बोल्टाजमैन लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ क्या बताता है कि कैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो सेल्स में डिवाइड होंगे और उनकी एनर्जी कितनी है, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।